हरियाणा के समालखा में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब तो चौंका दिया। एक पार्टी जो 5 साल पहले एक तरफा बहुमत से जीती थी, वो अचानक सत्ता से बाहर हो गई। तो सवाल सिर्फ हार या जीत का नहीं है, सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? आखिर ऐसा क्या बदला कि लोगों ने अपना मन इतनी निर्णायकता से बदल लिया? आज हम सिर्फ नंबरों को नहीं देखेंगे, हम उन नंबरों के पीछे छिपी हुई कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि लोगों के जनादेश का असल मतलब क्या था। चलिए इस पूरी राजनीतिक पहेली को सुलझाते हैं। तो हम इसे कैसे समझेंगे? हमारा यह विश्लेषण 5 पड़ावों से गुजरेगा। हम 2024 के ताज़ा जनादेश से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि 5 साल में क्या उलटफेर हुआ। हम उन मुख्य संकेतों को पकड़ेंगे जिन्होंने ये बदलाव किया, समालखा के दिलचस्प चुनावी इतिहास को खंगालेंगे और आखिर में देखेंगे कि 2029 के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं 2024 के उस चुनाव की जिसने समालखा की पूरी राजनीति का रुख ही बदल दिया। देखते हैं कि इस कहानी के मुख्य किरदार कौन थे और लोगों का फैसला आखिर था क्या। आंकड़ों में गोता लगाने से पहले जरा जमीन को समझ लेते हैं। समालखा पानीपत जिले का वो इलाका है जहां खेत और फैक्ट्री एक साथ सांस लेते हैं। ये किसानों की धरती है, लेकिन यहाँ उद्योग की धड़कन भी है। यहाँ की राजनीति में जाट समुदाय एक अहम भूमिका निभाता है, पर लगभग 15% दलित आबादी भी एक ऐसी ताकत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही सामाजिक तानाबाना हर चुनाव को एक नई कहानी बना देता है। और 2024 का फैसला एकदम साफ था, कोई अगर मगर नहीं। बीजेपी के मनमोहन भराणा को 48% से ज्यादा वोट मिले और कांग्रेस के धर्म सिंह छोकर लगभग 37% पर ही रह गए। मतलब ये कोई कांटे की टक्कर नहीं थी, ये बदलाव के पक्ष में एक बिल्कुल स्पष्ट जनादेश था। और जीत का अंतर देखिए, 19,315 वोट। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, चुनावी राजनीति में इसे खाई कहा जाता है। ये आंकड़ा साफ साफ बता रहा है कि ये सिर्फ सत्ता का बदलना नहीं था, ये एक राजनीतिक लहर थी जिसने पुराने सारे समीकरण उलट दिए। और यहीं से इस विश्लेषण का सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल उठता है, सिर्फ 5 साल में ऐसा क्या हो गया? 2019 का विजेता 2024 में इतनी बुरी तरह कैसे हार गया? चलिए इस पहेली के सबसे अहम हिस्से को समझते हैं। जरा इन 2 नतीजों को देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। 2019 में कांग्रेस को 52% वोटों का जबरदस्त बहुमत मिला था, एक ऐसा जनादेश जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। और ठीक 5 साल बाद वही पार्टी न सिर्फ हारती है बल्कि एक बहुत बड़े अंतर से हारती है। ये सिर्फ एक हार नहीं, ये किसी पार्टी के पैरों के नीचे से राजनीतिक जमीन खिसकने जैसा है। तो सवाल सीधा है, 52% का वो मजबूत किला 5 साल में ढहकर 37% पर कैसे आ गया? इस जबरदस्त गिरावट के पीछे की वजहों को समझना ही इस पूरे विश्लेषण का असली मकसद है। चलिए एक एक करके इन कारणों की गहराई में उतरते हैं। तो अब हम 3 मुख्य वजहों पर गौर करेंगे जिन्होंने इस पूरी चुनावी कहानी का रुख मोड़ दिया। ये वो संकेत थे जो जमीन पर साफ नजर आ रहे थे और जिन्होंने वोटर के फैसले पर सबसे गहरा असर डाला। देखिए, इस बड़े बदलाव के पीछे मोटे तौर पर 3 बड़ी वजहें थीं। पहली, सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी की एक तेज लहर। दूसरी, जो उम्मीदवार थे उनकी अपनी छवि पर भरोसे का एक गहरा संकट। और तीसरी, जो शायद सबसे अहम थी, वो था समालखा का बदलता हुआ सामाजिक समीकरण। इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ था विश्वास का संकट। देखिए, जब एक मौजूदा विधायक पर लोकायुक्त की जांच हो, फिर ईडी का केस चले और वो भी 500 करोड़ की धोखाधड़ी का, तो ये सिर्फ अखबार की सुर्खी नहीं रहती, ये वोटर के मन में ईमानदारी और भरोसे की नींव को हिला देती है। समालखा में ठीक यही हुआ। ये आरोप अब व्यक्तिगत नहीं रहे, ये सार्वजनिक भरोसे पर एक चोट बन गए। देखिए, हमारे संवैधानिक मूल्य हर इंसान की गरिमा की हिफाजत करते हैं, लेकिन जब कोई सार्वजनिक पद पर होता है तो गरिमा के साथ साथ उसकी जवाबदेही भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। लोगों को यह जानने का पूरा हक है कि उनका प्रतिनिधि भरोसे के काबिल है भी या नहीं। यही जवाबदेही तो लोकतंत्र की असली आत्मा है। और जब ये भरोसे का संकट चल रहा था, ठीक उसी वक्त बीजेपी ने एक बहुत चतुर सामाजिक रणनीति पर काम किया। उन्होंने कांग्रेस के पारंपरिक और मजबूत माने जाने वाले जाट दलित वोट बैंक में सेंध लगाई और ओबीसी ब्राह्मण समुदायों को अपने साथ जोड़कर एक नया जीतने वाला गठबंधन तैयार कर लिया। ये सिर्फ चुनावी गणित नहीं था, ये जमीन पर सफल सोशल इंजीनियरिंग थी जिसने पुराने सारे समीकरण तोड़ दिए। लेकिन 2024 में जो हुआ
वो कोई अचानक हुई घटना नहीं है। इसे ठीक से समझने के लिए हमें समालखा के चुनावी इतिहास को देखना होगा, क्योंकि ये सीट एक झूलते हुए पेंडुलम की तरह है जो कभी इधर तो कभी उधर जाती है। ये टाइमलाइन खुद एक कहानी है। सोचिए, 2009 में बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 1.26% था, मतलब लगभग कुछ भी नहीं। 2014 में लोगों ने दोनों बड़ी पार्टियों को नकार कर एक निर्दलीय को चुना। 2019 में कांग्रेस की जबरदस्त लहर आई और 2024 में बीजेपी अपने अब तक के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच गई। इससे एक बात शीशे की तरह साफ है, समालखा का वोटर किसी एक पार्टी का बंधुआ नहीं है। तो सबक साफ है, समालखा का वोटर वफादार नहीं है, वो बहुत समझदार है। वो अपना मन बदलता है और जब बदलता है तो पूरी ताकत से बदलता है। यहां किसी भी पार्टी के लिए टेकन फॉर ग्रांटेड जैसा कुछ है ही नहीं। जो भी पार्टी ये बात भूलेगी उसे वोटर सबक सिखा देगा। तो हमने देखा कि क्या हुआ और क्यों हुआ। अब सवाल यह है कि यहां से आगे का रास्ता क्या है। इस विश्लेषण के आधार पर 2029 के लिए वापसी का पुनर्निर्माण का रास्ता क्या हो सकता है। ये रिपोर्ट एक 4 स्तंभों वाली बहुत ही ठोस रणनीति सुझाती है जिसे चतुर्मुख सिद्धांत कहा गया है। इसका मतलब है 4 मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा। सही उम्मीदवार, लोगों के असली मुद्दे, मजबूत जमीनी संगठन और आज के जमाने का डिजिटल जुड़ाव। इन 4 स्तंभों का मतलब क्या है? पहला, उम्मीदवार की छवि को ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ दोबारा बनाना होगा। दूसरा, बड़ी बड़ी राष्ट्रीय बहसों को छोड़कर नौकरी, पानी की निकासी और खेती के संकट जैसे जमीनी मुद्दों पर ध्यान देना होगा। तीसरा, बूथ स्तर तक अपने संगठन को फिर से जिंदा करना होगा। और चौथा, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए हर वोटर तक सीधे पहुंचना होगा। और मुद्दे इतने जरूरी क्यों हैं, ये चार्ट साफ दिखा रहा है। लोगों की असल चिंताएं भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और टूटी फूटी सड़कें हैं। एक कामयाब राजनीतिक रणनीति वही हो सकती है जो इन असली चिंताओं का ठोस और भरोसेमंद जवाब दे। लेकिन हां, डिजिटल पहुंच का एक उसूल है, सम्मान। भारत का डेटा संरक्षण कानून भी साफ कहता है कि हर व्यक्ति की निजी जानकारी उसी की होती है। उनकी सहमति के बिना उसका इस्तेमाल करना गैर कानूनी भी है और अनैतिक भी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोगों को जोड़ने के लिए होना चाहिए, उनकी निजता का हनन करने के लिए नहीं। और यही इस पूरे ब्लूप्रिंट का असली सार है। ये सिर्फ चुनाव जीतने की कोई तकनीक नहीं है, ये लोगों की शिकायतों के डेटा को एक गवर्नेंस प्लान में बदलने का विज्ञान है। लोगों की समस्याओं को सुनना और उन्हें हल करने का एक रोड मैप बनाना ही लोक केंद्रित शासन की पहली और सबसे जरूरी शर्त है। तो अंत में सवाल सिर्फ समालखा का नहीं है, बल्कि हमारे पूरे लोकतंत्र का है। क्या एक बार टूटा हुआ विश्वास, जो लोकतंत्र की सबसे कीमती मुद्रा है, उसे दोबारा कमाया जा सकता है? इस सवाल का जवाब ही समालखा और हमारे लोकतंत्र दोनों का भविष्य तय करेगा। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080 42041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।